Welcome students. Today we are going to discuss Ohm's law. Ohm's law. What do you mean by Ohm's law? According to this law, the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor at constant physical conditions, say temperature, pressure, etc. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने कोई पोटेंशियल V लगाया है तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट I के, जो कि उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा है. द करंट I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference which is applied across the conductor. ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. लेकिन इसमें कंडीशन भी है साथ में कि जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब के सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए उस टाइम, उस दौरान वो चेंज नहीं होने चाहिए. ठीक है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, करंट और वोल्टेज के बीच में इट विल बी सम लाइक स्ट्रेट लाइन, ए लीनियर, जो ग्राफ विल बी लीनियर. अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है और इसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. तो आपका एक्सप्रेशन फिर क्या बन गया, V इक्वल्स टू आई आर. तो इसको ऐसे याद रखा जाता है, V इक्वल्स टू आई आर. ठीक है ना. तो ये आपका ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर. क्लियर है. अब रेजिस्टेंस होती क्या है एक्चुअली में, क्या है ये रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. तो रेजिस्टेंस क्या है, ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को रेसिस्ट करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर से. ठीक है ना. कंडक्टर के अंदर से जो भी करंट फ्लो करेगा तो उसको थोड़ी बहुत तो अपोजिशन मिलेगी. तो वो अपोजिशन की जो एक प्रॉपर्टी है इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से, किसी मेले की जैसी कोई भीड़ है और उसमें से आपको भाग के उसमें से निकलना है, तो क्या आपकी स्पीड एक जैसी रहेगी, नहीं. आपको अपोजिशन मिलेगा ना, आप किसी से टकराओगे, किसी से आप साइड लोगे, तो वहाँ पे जो आपके फ्लो के अंदर जो रुकावटें, जो रेजिस्टेंस आएंगी, तो वही सेम करंट के फ्लो में होता है. जो चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, उसके फ्लो में जो रुकावटें आती हैं, ठीक है ना, जो बाधा आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. क्लियर है. तो मैथमेटिकली रेजिस्टेंस क्या हो गई फिर, V अपॉन आई. इसी एक्सप्रेशन से निकाला ऊपर वाले से, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई. ठीक है ना. तो ये आपकी रेजिस्टेंस है. तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी फिर, तो V है वोल्ट और I है करंट, तो वोल्ट पर एम्पियर. आई है करंट, करंट की क्या होती है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर हो गया. एक तो ये यूनिट हो गई इसके ऐसा यूनिट, और दूसरा इसको हम ओम से भी डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, ओम से, और ये इसका सिंबल है ओम का. ठीक है. अब जो क्वेश्चन आपके आता है, बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है कि डिफाइन 1 ओम. 1 ओम को कब कैसे डिफाइन करोगे. तो ये आपकी रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी, जब पोटेंशियल भी आपका 1 वोल्ट हो जाए और करंट भी आपका 1 एम्पियर हो जाए. तो जब ये दोनों फैक्टर 1 1 हो जाएंगे तो आर क्या हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी. ठीक है. तो देखिए, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट. क्लियर है कि आर 1 ओम कब होगी, जब आपका करंट 1 एम्पियर हो जाएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वो भी क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा. क्लियर. ओके. देन मैंने आपको कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं. तो पहला क्या है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. कंडक्टर की लेंथ इसको अफेक्ट करती है. कैसे अफेक्ट करेगी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है. मान लीजिए, देखिए ये दो फिगर देखिए आप, इसमें देखिए ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, ये एटम्स है मान लीजिए. ठीक है ना. और ये जो सॉलिड डॉट है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है. तो जब ये मूव करेगा तो इसको इन इलेक्ट्रॉन्स में, इन एटम्स के वजह से इसको, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इन एटम्स के वजह से रेजिस्टेंस ऑफर होगी. ठीक है.
लेकिन अगर यहीं पे अगर इस लेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और ज़्यादा ऑफर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एटम्स से इसको रेजिस्टेंस अब मिल रही है, ठीक है ना, इनको इनके अगेंस्ट होके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ पे और ज़्यादा अपोजिशन मिलेगी, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा हम लेंथ बढ़ाएंगे तो एटम भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जाहिर सी बात है फिर इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा बाधा होगी निकलने में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इन दो फिगर को देखिए, आप इसमें भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं, इसमें भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क कितना है, हमने इसमें एरिया बढ़ा दिया, इसमें एरिया कम है, इसमें एरिया ज़्यादा है। तो देखिए जब एरिया कम होगा तो इसको बहुत कम स्पेस मिलेगी यहाँ से गुजरने में, तो इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगी। लेकिन अब क्योंकि हमने एरिया बढ़ा दिया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, ठीक है ना, विदाउट हैविंग एनी अपोजिशन फ्रॉम दी एटम्स। तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो इसलिए क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे एक्सप्रेशंस को, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है, ये होता है रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये होती है, ठीक है। तो आर किस पे डिपेंड किया, लेंथ पे और एरिया पे, ठीक है। और डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर पे कैसे करेगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस हीट को कौन ऑब्जॉर्व करेगा, वो मेटल ऑब्जॉर्व करेगा। और मेटल में क्या एटम्स हैं, तो वो एटम्स उसको एब्जॉर्व करेंगे। और एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, मतलब रैंडम उनके अंदर मोशन शुरू हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन they start vibrating at their own position. So that's why they will again oppose the flow of current, or if anything which opposes the flow of current, that means resistance increases. तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उस केस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर एक एक्सेप्शनल केस है, वहां पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, 12th क्लास में जब आओगे तब इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ोगे इस चीज़ को। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि सेमीकंडक्टर केस में उल्टा होता है, वहाँ पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, करंट बढ़ता है। तो करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये तो था जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसका मतलब उल्टा इसका क्या होगा, अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, तो रेजिस्टेंस कम होती है। एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर कम कर दोगे, मेटल लूज देयर रेजिस्टेंस, मेटल पूरी की पूरी अपनी रेजिस्टेंस क्या करेगा, लूज कर देगा, एंड बिकम्स सुपर कंडक्टर्स, और वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर्स बन जाएगा। यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी कम हो रही है। लेकिन जब आप एक्सट्रीमली कम कर देते हो टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस कम होते होते एकदम से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब रेजिस्टेंस एकदम से खत्म हो गई, इसका मतलब अब करंट के फ्लो को कोई भी अपोजिशन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो कंडक्टर क्या हो गया, सुपर कंडक्टर बन गया। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, अब नेचर क्या है, मटेरियल किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम सेम साइज और सेम डायमीटर के हम दो वायर ले लेते हैं, एक हमने ले लिया एल्युमिनियम और एक हमने ले लिया आयरन, ठीक है ना, और दोनों का टेम्परेचर भी हमने सेम रखा है। तो हम क्या देखते हैं कि आयरन विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, आयरन की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। क्लियर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें एक वर्ड आया था क्रॉस सेक्शनल, लेंथ तो आप समझ गए, वायर की लेंथ है, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ा देंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी।
क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप क्या समझते हो? तो ये जो देखिए, ये कोई वायर है अपना, और ये जो इसकी मोटाई है, ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक्चुअल में सारे के सारे वायर्स हम सर्कुलर शेप में लेते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं वायर। तो एक तरीके से ये जो एरिया होता है, ये सर्कल का ही एरिया बनता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो रजिस्टिविटी का फैक्टर पीछे से देखिए आप लोग यहां से, कि रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा फिर, आर ए अपॉन एल, सॉरी ये 1 नहीं है, ये एल, ये एल है यहाँ पे, तो आर ए अपॉन एल आ जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ अगर हम रेजिस्टेंस को 1 मीटर कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको 1 मीटर स्क्वायर कर दें, मतलब यूनिटी कर दें, अगर 1 1 कर दें, तो उस केस में दोनों 1 1 हो गए, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि जब आप यूनिट एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे और यूनिट लेंथ ले लोगे वायर की, तो उस केस में रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। क्लियर है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल इज सेम वेयर एज रेजिस्टेंस चेंजेस। तो रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी वायर की, किसी भी पर्टिकुलर वायर की अगर हम बात करें, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। अलग वायर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, लेकिन अगर एक ही वायर की हम बात करें, जैसे कॉपर की हम बात करें, तो कॉपर के वायर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है ना। लेकिन उसकी रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके उस वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, और उसकी साइज, उसकी मोटाई, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है एक पर्टिकुलर वायर की सेम रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी फिर इस हिसाब से, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, और मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर से तो मीटर मीटर कट गया, तो एक, तो ओम मीटर आ गया, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ओम्स लॉ के साथ? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओम्स लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के ऊपर ही अप्लीकेबल होता है। तो ओनली अप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स, ठीक है ना, कंडक्टर्स के ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो जिन सब्सटेंस के ऊपर ये अप्लीकेबल होता है, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ओमिक सब्सटेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टर्स के ऊपर अप्लीकेबल होता है, तो कंडक्टर्स आपके क्या हो गए, ओमिक सब्सटेंस हो गए। मतलब जो इस तरह का ग्राफ फॉलो करे, मतलब लीनियर ग्राफ जो इस तरह से आता है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ओम्स लॉ में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इस तरह का ग्राफ जिसमें आएगा वहीं पे ये आपका ओम्स लॉ अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो सेमी कंडक्टर कौन कौन से हमारे पास, सिलिकॉन हो गया, SI, जर्मेनियम हो गया, GE, इनके लिए ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो जिन मटेरियल्स के लिए ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो अप्लीकेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारे पास लीनियर ग्राफ नहीं आता। जैसे डायोड है, तो डायोड सेमीकंडक्टर से बनता है, तो इसका ग्राफ देखिए एक्सपोनेंशियल इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। जबकि आना कैसे चाहिए था, इस तरीके से स्ट्रेट आना चाहिए। जब स्ट्रेट कर्व आता है, इसका मतलब वो ओमिक लो है, ठीक है ना। तो अब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं लिक्विड के अंदर, उसमें करंट इस तरीके से फ्लो करता है, तो वहाँ पे भी देखो ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ये थायरेस्टर है, ठीक है ना, तो इसमें भी फॉलो नहीं होता ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस। स्पेसिफिक यूज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, तो कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जिनकी हम कुछ स्पेसिफिक उनके यूजेस होते हैं, कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रेजिस्टेंस। सबसे पहला है निक्रोम। तो निक्रोम बेसिकली एक अलॉय है। अलॉय का मतलब क्या होता है, वेयर वी मिक्स 2 और 3 कंपाउंड्स इन डिफरेंट रेशियोज, ठीक है ना। जब हम मिक्स करते हैं 2-3 कंपाउंड को अलग अलग रेशियो में, तो उसको हम अलॉय बोलते हैं। तो निक्रोम एक्चुअल में अलॉय है किसका, निकल का, आयरन का और क्रोमियम का। तो निकल 60%, आयरन 26%, क्रोमियम 12%। तो इनको मिला के इसकी कॉम्बिनेशन से, इस रेशियो की जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, तो क्या बन के आता है, निक्रोम। अब निक्रोम जो बन के आया, और उसमें मैग्नीन भी है,
मैग्नीज भी है उसमें 2%, तो इनकी कॉम्बिनेशन से निक्रोम बन के आता है। तो निक्रोम जो इस तरह की कॉम्बिनेशन से बन के आते हैं जो सब्सटेंस, उनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे डिवाइसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं? जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं हमारे, जो गीज़र के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है, जो हीटर की कोयल होती है, जो हीटिंग एलिमेंट जहाँ पे हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ इस तरह के वायर्स हम, इस तरह के मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे टंगस्टन है, तो टंगस्टन का भी क्या होता है, ये जो वायर का जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, जो कन्वेक्शनल जो बल्ब आते थे पहले, उनमें जो फिलामेंट होता था वो भी टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है ना, लेकिन इसकी रजिस्टिविटी जो है वो लो होती है, ठीक है। तो ये लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस करता है, क्लियर। और एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो बल्ब के अंदर हमेशा इनर्ट गैस भरी होती है। इनर्ट गैस कौन सी होती है? जो कि नेचर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना, वो इनर्ट गैस होती है। तो बल्ब के अंदर कौन सी इनर्ट गैस भरी होती है? आर्गन, नाइट्रोजन और नियोन। तो मेनली इसमें आर्गन सबसे ज़्यादा यूज होती है, ठीक है ना। ऐसे कॉन्स्टेनेंट और मैग्नेन है जिससे हमारे रजिस्टर डिवाइसेस बनते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन है, एलॉय है एक तरीके से किसका? कॉपर, निकल इनका। और ऐसे मैग्नेन जो है एलॉय है कॉपर और मैग्नीशियम का एलॉय है, निकल भी इसमें शामिल होता है। तो अलग अलग परसेंटेज में उनको ऐड करते हैं। तो इन कॉन्स्टेनेंट और मैग्नेन की प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव मॉडरेट रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी मॉडरेट होती है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई असर नहीं पड़ता। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस वगैरह होती है वो इनकी हेल्प से बनती है, ठीक है ना। जो रियोस्टेट होता है, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है रियोस्टेट, वो सब इनकी हेल्प से बनता है। ऐसे टाइनी लेड एलॉय है, टिन, टिन लेड, ठीक है ना, टिन। तो ये जो होता है ये भी कहाँ यूज़ करते हैं? जो फ्यूज़ वायर होते हैं, जो सेफ्टी पर्पस के लिए अपन जो फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं, उनके अंदर ये यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी रजिस्टिविटी बहुत लो होती है एंड इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। तो इसी वजह से जब मान लीजिए एक्सेस में जब करंट आता है, तो आपके अप्लाइंसेस को खराब ना हो, इसके लिए ये हम इस तरह के फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, ये मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देता है, और इस वजह से आपकी जो अप्लायंसेज होते हैं वो जलने से, फूकने से बच जाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी फ्यूज होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? टीन और लेड का एक अलॉय हम यूज़ करते हैं। टीन और लेड की कॉम्बिनेशन से हम एक अलॉय यूज़ करते हैं जो फ्यूज वायर में यूज़ होता है, क्लियर है। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी आउट 6 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 100 वोल्ट टू 300 वोल्ट। क्या निकालना है हमें? वर्क निकालना है, कितना वर्क डन होगा, इतना चार्ज को हमें मूव करना है फ्रॉम दिस टू दिस। तो मैंने कहा था जब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसमें आप कैसे करोगे? टू माइनस फ्रॉम, तो टू माइनस, तो कहाँ पे जा रहा है? 300 वोल्ट, ये टू हो गया, और फ्रॉम 100 वोल्ट, ये फ्रॉम हो गया, तो टू माइनस फ्रॉम यानी कि 300 माइनस 100 वोल्ट, तो यानी कि 200 वोल्ट आ जाएगा, नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 300 माइनस 100 यानी कि 200 वोल्ट आ गया। यही हमने पढ़ा था ना, वी वी माइनस वी ए डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है ना। तो फ्रॉम, टू माइनस फ्रॉम या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पीछे। तो अब इसमें सिंपली पुट करनी है वैल्यूज। तो टू माइनस फ्रॉम होता है तो टू कितना है? 300 वोल्ट, और फ्रॉम कहाँ से आया? 100 वोल्ट से, तो 300 माइनस 100, तो 200 वोल्ट आ गया। चार्ज आपको दे दिया है 6 कूलम, तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वी इंटू क्यू, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, और वर्क की एनर्जी वो ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। सो यू विल गेट 1200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल an electric bulb draw from a 220 volt source? 220 वोल्ट सोर्स से कितना करंट ड्रॉ कर सकता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर उस बल्ब की जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 1500 ओम है, ये उसकी रेजिस्टेंस है। तो आपको V दे दी, R दे दी, आपको क्या निकालना है? I निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन ओम्स लॉ में ही है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू
आई आर तो वोल्टेज दे दिया, रेजिस्टेंस दे दी, करंट हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, तो आई क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और इनको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ गया 0.146 एम्पियर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, तो ये लेंथ दे दी, 100 मीटर लॉन्ग है कॉपर वायर, हुज रेडियस कितनी है 10 mm। अब ये mm है, तो आपकी स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दे दी कॉपर की, ये रो दे दी 1.6 इंटू 10 की पावर -18 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी दे दी, तो ये भी सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें। तो गिवन क्या है, लेंथ दे दी 100 मीटर, रेडियस जो दे रखी है वो 10 mm है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे 10 मिलीमीटर को 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कहा था ये, क्योंकि जो भी वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या होगा, सर्कुलर शेप में होगा, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर हमें दे दी रेडियस, तो आर यहाँ पुट कर दोगे तो पाई की वैल्यू होती है 22.7, और आर स्क्वायर ये करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो आपकी एरिया आ जाएगा 314.3 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। और फॉर्मूला क्या हमारे पास रेजिस्टेंस का, रो एल अपॉन ए, तो रो दे रखा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, ये रो दे दिया इंटू एल दे दिया और अपॉन में आर दे रखा है, तो इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, क्या निकलेगा आपका 0.0054 ओम आ जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 2 ओम, लेंथ दे रखी है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको यूनिट किसी की भी कन्वर्ट नहीं करनी, लेंथ मीटर में दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मीटर स्क्वायर में दे रखा है, रेजिस्टेंस भी 2 ओम में दे रखी है, तो आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आर दे दी, एल दे दी, ए दे दिया, तो आर क्या होती है, रो एल अपॉन ए, तो रो हमें निकालने, तो रो कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, तो सिंपली वैल्यू पुट करो और निकाल लो, तो रो क्या हो जाएगी, ओम मीटर, इतनी 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर दे दी कॉपर वायर की mm में है, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। रेजिस्टिविटी दे दी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, तो लेंथ कितनी लेंगे हम कि रेजिस्टेंस उसकी 10 ओम हो जाए, तो L आपको निकालनी है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, और दूसरे पार्ट में क्या निकालनी है, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है अगर उसकी डायमीटर को हम डबल कर देते हैं, तो दो केसेस में बनते हैं। तो देखिए पहले वाला, डायमीटर दे रखी है 0.5 mm, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो डायमीटर क्या होती है, तो एरिया हमें पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर नहीं दे रखी है हमें, डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर क्या होती है, डायमीटर के अगर हम हाफ कर देंगे तो रेडियस बन जाएगी, तो d/2 ले लिया, तो आर स्क्वायर है तो d/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रो हमें दे रखी है, एल हमें निकालनी है, आर हमें दे रखी है, तो आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो एल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन रो, तो आर दे दी, और एरिया देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, तो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाई d/2, तो d/2 को सिंपली इन्होंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये बन गया 0.5 डिवाइडेड बाई 2 देन 0.25, और इंटू 10 टू द पावर -3 कर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, और फिर क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू दे रखी है हमें, इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 122.72 मीटर, ये आपकी एल आ जाएगी, फर्स्ट पार्ट तो ये। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालनी है इफ़ द डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर डबल हो जाए, यानी कि डायमीटर आपकी अगर 1 mm हो जाए, तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी, तो न्यू रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। डायमीटर हमने क्या कर दी, ओरिजिनल की 2d कर दी, यानी कि 1 mm कर दी, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर, तो सिंपली आर डैश क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए डैश, तो रो हमेशा सेम रहती है, मैंने आपको कहा था अगर सेम वायर यूज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ हम निकाल चुके हैं, ये लेंथ आप ये रखो पाई, और ये हम यहाँ से डायमीटर जो आई नई 1 mm वो यहाँ से रख देंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 2.5 ओम। क्लियर है।
ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। तो देखिए कुछ करंट गिवन दे रखे हैं, कुछ वोल्टेजेस हमें दे रखे हैं, हमें क्या प्लॉट करना है, V और I का ग्राफ प्लॉट करना है और फिर हमें उससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो आप सिंपली ग्राफ प्लॉट करोगे, जो VI कर्व होता है वोल्टेज अक्रॉस x एक्सिस एंड करंट अक्रॉस y एक्सिस, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आपको और ये ग्राफ इस तरह से आपको बन के आएगा I और V के बीच में, ठीक है ना। और ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, जैसे 0.5 और 0.5 एम्पियर है इसके बीच का ये, और 1.6 वोल्ट है, 1.6 वोल्ट ये, तो दोनों को जब मिक्स करें तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है। ऐसे ये सारे पॉइंट्स आपको निकालने हैं। जैसे करंट है 2 एम्पियर तो 2, और वोल्ट है 6.7 तो यहाँ कहीं आएगा, तो दोनों पॉइंट्स को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आता है ये। तो ऐसे सारे पॉइंट्स आपको निकालने हैं, फिर इन पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो इस तरह से आपको एक लाइन आ जाएगी। क्लियर है। तो ये तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। फिर हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस हमें पता है क्या होती है, V इक्वल्स टू ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अपॉन में करंट, तो ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो सबकी आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालोगे। तो जैसे वोल्टेज अपॉन करंट R1, वोल्टेज अपॉन करंट R2, वोल्टेज अपॉन करंट R3, वोल्टेज अपॉन करंट R4, वोल्टेज अपॉन करंट R5। तो R1, R2, R3, R4, R5, तो R5 आ गई आपके पास। तो आप अल्टीमेटली फिर R कैसे निकालोगे, इन सब का मेन निकाल लोगे, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R5 और डिवाइड बाई 5, वैसे करोगे तो वो एक्चुअल वैल्यू आएगी। ये हमने सिर्फ एक को करके देखा है यहाँ पे, V अपॉन आई ये वाला केस लेके देख लिया हमने। तो क्योंकि हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग इसके आसपास ही आएंगी वैल्यूज। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, 12 वोल्ट बैटरी हमने कनेक्ट कर दी किसी भी अननोन रजिस्टर के साथ, देयर इज ए करंट ऑफ 0.25 मिली एम्पेयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। तो वोल्टेज दे दिया, करंट हमको दे दिया गया है, रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। V दे रखा है 12 वोल्ट, करंट दे रखा है 2.5 मिली एम्पेयर, तो इसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर लो, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। R आपको निकालनी है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो R क्या होता है, V अपॉन आई। V दे रखा है, I दे रखा है, तो आप ये सॉल्व कर लोगे, सिंपल कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।